अप्रैल मई 2020 में जब चीन गलवान में घुसा और हमारी जमीन पर अब तक कब्जा करके बैठा है, उसके बाद से बातचीत हो रही है। जो 23 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम और चाइना के शी जिनपिंग से बातचीत हुई है, उसमें चाइनीज ऑफिशियल जो वर्जन है, उन्होंने कहा कि ये एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट के ऊपर अगस्त 23 को, और 24 अगस्त को देश को बताया जाता है रात में कि ये मीटिंग हुई है चाइना के शी जिनपिंग के साथ। और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली एमईए को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे, और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए? आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है? देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रिस्टोर किया जाएगा। वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंग सोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटो रिस्टोर कर पाए, नहीं कर पाए? तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आप बार बार कहते हैं डिसएंगेजमेंट। अरे भैया, डिसएंगेजमेंट है तो फिर डी इंडक्शन कब होगा बताइए आप? तो ये सवालात हैं। और अफसोस की बात यह है कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि देश के प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए। आखिर हम क्यों चीन के आगे खामोश बैठे हुए हैं? ये बात सही है कि G20 होगा सितंबर में और चाइना उसका मेंबर आएगा, मगर इसका ये तो मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने झुकते जाएं और हमारी वो जमीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है डेप्सांग डेमचाक में, उसको भूल जाएं।
हम 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी देश से क्या छुपा रही है लद्दाख में जो कुछ हो रहा है? सर, चाइना जो बॉर्डर इश्यू है उसको साइडलाइन करते हुए बिजनेस की बात कर रही है, मगर इंडिया देखिए, मैं एक बात नहीं सुमित, एक बात मेरे भाई, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं मैं। चाइना के लिए हमेशा चाइना की पॉलिसी ये रही कि ओवरऑल रिलेशंस की बात करता चाइना, और चाइना बॉर्डर पे जाने की बात ही नहीं करता, बॉर्डर की बात ही मत करो। ये चाइना का शुरू से इनका ये स्टैंड रहा है जो हमको हमेशा धोखा देते रहे। आप ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करिए। भाई, क्या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि जब तक बॉर्डर पर नॉर्मलसी नहीं आएगी हमारे चीन से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते? ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा ये। और तो अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या नॉर्मलसी आई बॉर्डर पे? नहीं आई। अब जब हम सवाल करते हैं तो बीजेपी कहती है कि भाई आप गलवान के हमारे सिपाहियों की कुर्बानी को भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं उनको, बीजेपी उनकी कुर्बानियों को भूल रही है। ये हमारा बोलना है। Nineteen rounds of talks have been held. The Prime Minister also spoke to the Chinese President in Bali. Again, it was after a month we came to know some sort of agreement has happened. 23rd August, the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, meets the Chinese President, and on August 24th, the nation comes to know. The Chinese Foreign Ministry releases a statement and says that this meeting happened at the request of our Prime Minister. My question is, why is our Prime Minister running after this Chinese President? And why is the BJP keeping the nation in dark about what is happening in Ladakh? Thirdly, from last 40 months, our brave soldiers are standing on those thousands of feet height, seeing eyeball to eyeball with the Chinese army. And the third and important point is that, I mean, what have these talks led to? Has the Chinese allowed us to patrol those 25 patrolling points which China has stopped us from doing? Has the Chinese allowed us to patrol Depsang and Demchok? No. Nothing is happening. So why is this government succumbing and capitulating to the Chinese? This is my question to the ruling BJP party. Why is this government pressurizing the army to agree to some sort of agreement on that border issue? You cannot do that. See, this land belongs to our country. This is not some personal property of the BJP party or any political party. And this land is deeply, organically connected to the security of our country. And I have been consistently raising this issue in the media, in the Indian Parliament, and that is why I demand that a special session of the Parliament should be called by the ruling party, and we should discuss about this. What is this that you discuss and you agree something in Bali, and later on you come to know that you agreed on something? Our Prime Minister meets the Chinese President on August 23rd. The Chinese are saying at the Prime Minister's insistence, we release some statement that sources know the Chinese wanted. Why are we hiding what is happening on Ladakh? The satellite images are very clear, which clearly shows that we are not able to patrol in Demsok and Demchok. The IPS officer of Ladakh in DGP conference categorically stated that out of 65 patrolling points, 25 we cannot patrol. What more evidence do we want? मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारी फौज को आप पूरी इजाजत दीजिए। हमारी फौज बहादुर है, कैपेबल है, हमारी फौज सब कुछ जानती है। ये ऐसे नहीं चलने वाला है। आप 19 राउंड की बातचीत करने के बाद भी हम डेप्सांग और डेपचौक में नहीं कर पा रहे हैं। हम 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से क्या आपके 25 पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं।
आप कहते हैं डिसएंगेजमेंट होगा, भाई फिर डी इंडक्शन कब होगा? पोंगसोंगसू लेक में, गलवान वैली में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में, ये हमारे डेप्सांग डेमचॉक हमारी देश की सिक्योरिटी से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर, आप तो बोल रहे हैं कि बहादुर फौज को इजाजत दी जाए, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा युद्ध चाहते हैं, जंग चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि फौज पर आप दबाव क्यों डाल रहे हैं कि आप किसी तरह का एग्रीमेंट कर लीजिए चीन के साथ? मैं युद्ध की कहां बात कर रहा हूं? क्या इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री की जबान से नहीं सुना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? तो फिर हम 19 राउंड की बातचीत में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनसे बताइए। आप खुद अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमने पोंगसोंगसू में, गलवान में, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में हमने वहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। फिर क्या डेप्सांग डेमचॉक में हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध की कौन बात कर रहा है? क्या फौज को अगर आप इजाजत देंगे तो युद्ध की बात करेंगे? नहीं, आप अपनी जमीन की हिफाजत की बात करेंगे। और 1962 की चीन की जंग के बाद एक पॉलिसी बन चुकी है कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो उस वक्त तक नॉर्मल सी नहीं होगी जब तक हम स्टेटस को एंटे को रेस्टोर नहीं करते। आज की तारीख में क्या हम मई 2020 के स्टेटस को एंटे को रेस्टोर करें? नहीं करें हम। लेकिन जब बातचीत से अगर इस मामले का हल निकलता है तो फोर्सेस को सारी लिबर्टी देने का क्या पॉइंट बनता है? नहीं, फोर्सेस, देखिए, आप और हम नहीं जा रहे। हमारी फौज को बेहतर मालूम। हमारी फौज में वो दूरंदेशी भी है, बहादुरी तो है ही उनमें। आप आखिर क्यों चीन के सामने आप इस तरह का क्यों आप बिहेव कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को उठकर मिलने की बाली में? और ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ब्रिक्स समिट में 23 अगस्त को बातचीत होती है और 24 अगस्त को बताया जाता है देश को, और वो भी चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के बाद कि प्रधानमंत्री ने बातचीत की रिक्वेस्ट की थी। फिर सोर्सेस के जरिए मीडिया में छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं चीन चाहता था। अरे ये क्या है भाई? अगर बातचीत हो रही है 19 राउंड की, तो क्या हम डेमचॉक में हमारी फौज पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। हमारी फौज बहादुर है मगर हम नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। Sir, in an official statement, he has told PM Modi that countries must bear mind of overall interest and bilateral relations, and border issues will also be safeguarded with peace and tranquility. इस बारे में उन्होंने देखिए, चाइना जो है हमेशा बॉर्डर के इशू पर बातचीत करना नहीं चाहता, और एवरी टाइम द चाइनीज हैज ऑलवेज बीन स्टेटिंग दिस गोल्डन वर्ड, ओवरऑल रिलेशन। अब ओवरऑल रिलेशन उनका मतलब क्या है कि आप बॉर्डर पे मत बात करिए, आप ट्रेड पर बात करिए। इसमें मेंशन किया गया सर, बॉर्डर पर बात करेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शुड बी क्या वो तो हमेशा उनका वो स्टैंडर्ड स्टेटेड स्टेटमेंट है। अरे ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पहली मर्तबा नहीं है। आप उठाकर देख लो, आपको ऐसे 25 नहीं 40 स्टेटमेंट मिल जाएंगे उनके। 2020 से आपको 10 से 15 स्टेटमेंट मिल जाएंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चाइना बार बार ओवरऑल रिलेशन, तो ओवरऑल रिलेशन में क्या फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि अनलेस नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होगी बॉर्डर में, चीन के साथ हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकते? फिर ये क्या हो रहा है? फिर बताइए आप। और चाइना के हम ट्रैप में जा रहे हैं। ओवरऑल रिलेशन का मतलब क्या है? कि हम भूल जाएं डेप्सांग डेमचॉक को, हम भूल जाएं उन 25 पेट्रोलिंग पॉइंट को, हम एक्सेप्ट कर लें उन बफर जोन को। अरे भाई, हमारी फौज बहादुर है। आप फौज पे दबाव मत डालिए, आप फौज को बोलिए देखिए क्या करना है, वो करेगी फौज हमारी। सर, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट जैसा आप बोले बहुत बार है, और उन्होंने किया दैट पीस शुड बी मेंटेन, और मतलब अभी हमारी तरफ से क्लियर मैसेज ये था कि पीस जरूरी है। तो पीस का मतलब ये है कि हम एक न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लें, और चाइनीज का जो एग्रेशन है हम उसको एक्सेप्ट करके चाइना को रिवॉर्ड करें, उसको अपीस करें एग्रेसर को। अगर न्यू नॉर्मल और न्यू पीस का मतलब ये कि हम चाइना को रिवॉर्ड करें क्योंकि एग्रेसर है, उसको अपीस करें, कि तो ये अपीसमेंट एग्रेसर का अपीसमेंट हो रहा है। बिकॉज
No, not 3 years. No, it is not like that. What do you mean by thaw relation? Do you know that the trade imbalance is how much between India and China? Do you know that how much loans we are getting from the Asian banks, two banks to India? What did you? Our relationship are continuing. There is no thaw or whatever you are saying. No. Please tell me that if what you are saying is so, has China allowed us to patrol in Depsang and Demchok? Has China allowed us? Has de-induction happened? Has China allowed us to patrol those 25 patrolling points? My basic question is, why is the government hiding the truth on Ladakh? That is my question. And didn't the Honorable Prime Minister meet the Chinese President in last G20 meet in Bali? And that too also after a few months have passed, we came to know what agreement they have come to. गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सर? हाँ, क्योंकि जिस तरह से देखिए, गोइंग फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि देश की जमीन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देश की फौज को हमको उनको आजाद फैसले लेने की इजाजत देनी चाहिए और उन पर फौज पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और हम चीन के पीछे क्यों जा रहे हैं बातचीत करने के लिए? ठीक है, G20 होगा तो चीन उसका मेंबर है, मानते उस बात को, मगर इस बात को तो समझिए कि वो जो जमीन हम खो चुके हैं, जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है, वो देश की जमीन है, वो उसकी देश की सुरक्षा से उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता रहा है। और 40 महीने से हमारी बहादुर फौज वहां पर बैठी हुई है, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं फिर बताइए? सर, राहुल गांधी जी ने अभी यही कह रहे हैं, पैंगोंग हम लेट विजिट किए थे और वहां पे लोग बोल रहे हैं कि हजारों किलोमीटर चाइना ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। कारगिल में से उन्होंने ये इशू टेकअप किया, तो आपका क्या कहना है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, मैं उस बात में नहीं बोलना चाहूंगा। सर, मुसलमान के विषय पर जब अगर सवाल हम किया गया, पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क, दो बड़े पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन, एक तरीके से अगर उनके साथ युद्ध जैसे वातावरण बनेंगे तो हमारे हालात भी खराब होंगे। कैसे इसको सुलझाया जाए? नहीं तो देखिए, आप कह रहे हैं युद्ध की बात, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है, इतनी बहादुर है, इतनी दूरंदेश है कि आप उनको फैसला लेने दीजिए। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। कौन युद्ध की बात कर रहा है? अब कल अगर सर्जिकल स्ट्राइक होगा पाकिस्तान में जनवरी 2024 में या फरवरी 2024 में कुछ हो जाएगा, तो क्या आप ही मुझसे पूछेंगे आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, देशभक्ति दिखाइए अपनी? तो ये तो नहीं होगा ना। आप लोगों को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। आप लोग अपना स्टैंड ले लीजिए। हम तो आपसे कह रहे हैं, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जमीन को हासिल करने की बात कर रहा हूं। और ये बात सबको मालूम, और खुद बीजेपी के जो वहां के जो काउंसिल के मेंबर्स हैं लद्दाख के, उन्होंने कहा ये बात। आप जवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन सांसद होने के नाते आप अपनी तरफ से क्या रखेंगे? अब कैसे जितने मसलों को कैसे सुलझाया जाए? नहीं, पिछले 15 मिनट से मैं यही बात कर रहा हूं। नहीं सुलझा नहीं। देखिए, देश में सत्ता में बीजेपी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि देश को अप्रैल मई 2020 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। फिर क्या बातचीत हो रही बताइए आप? फिर अगर कोई घुसा नहीं है ना कोई घुसेगा, तो फिर आप 19 राउंड की क्या बातचीत कर रहे हैं? फिर आप डिसएंगेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप इसका मतलब चीन घुस के बैठा है। तो झूठ किसने कहा? मैंने कहा झूठ। मैं उस वक्त भी 2020 में आपको बोला था कि देखिए ये चीन घुस के बैठा है और हम अपनी जमीन को खो रहे हैं। फिर लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में ये बात को कह दिया कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। डेप्सांग डेमचाक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें हैं। ये देश को इसको पॉलिटिकल इशू के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसको देश की सुरक्षा से उसको जोड़कर देखिए, देश के मुस्तकबिल को सामने रखकर देखिए, हमारी फौज को सामने रखकर देखिए आप। सर, आपने कई बार जुनेद नासिर के मामले में राजस्थान कांग्रेस
बात नहीं करने को? ये मेरे को नहीं मालूम वो क्या बोले और क्या बोलना चाहते हैं, वो ही जाने। मगर सच्चाई ये है कि जुनैद नसीर को राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया और उसमें से आज भी कई आरोपी एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया गया और जो एस ग्रेशिया मिलना चाहिए था, कन्हैया लाल की जो मौत हुई, कत्ल हुआ, जिसका हमने कंडेम किया, उसमें 55 लाख दिए गए और जुनैद नसीर में आपने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए और गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? इंसान की जान की कीमत क्या अलग हो जाती है क्या नाम की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर? इंसान इंसान होता है। सर, चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान गया है तो अभी इसरो के साइंटिस्ट को श्रेय जाता है, लेकिन देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से बीजेपी क्रेडिट ले रही है, कांग्रेस ले रही है, तो क्या ये सही संदेश नहीं जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट ने काम किया है, उनको ही पूरा श्रेय जाना चाहिए। नहीं, यकीनन हम तमाम खुश हैं, मुबारकबाद देते हैं इसरो के साइंटिस्ट को कि हमने एक साइंटिफिक हिस्ट्री हमने क्रिएट की और मून के उस हिस्से में, साउथ पोल में हमने ये उसको उतारा है, चंद्रयान को। ये बहुत बड़ी हमारे लिए क्रेडिट जाता है, हमारी साइंटिफिक साइंटिस्ट के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। उनकी पूरी मेहनत को हम उसको सराहते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। अब अगर कोई इस पे सियासी रोटी अपनी अपनी सेक रहा है तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा उन तमाम साइंटिस्ट की मेहनत को एक्सेप्ट करें, उनको और उनके हौसला अफजाई करें, इंकरेजमेंट करें। अब ये सियासी खेल हो रहा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर आप और हम सोच भी नहीं सकते कि कितने महीने, कितने साल, कितनी रातें, कितने घंटे वो लोग काम किए होंगे इस दिन को हासिल करने के लिए। तो हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं, यकीनन हम भी मेहनत करते हैं, मगर वो जो उन्होंने मेहनत की है वो आप और हम सोच भी नहीं सकते होंगे उन साइंटिस्ट की जो मेहनत रही है इसमें। सर, इंडिया की जब बात होती है INDIA, पूरी अपोजिशन यूनिटी, आप बोलते हैं कि लड़ाई जो है ना पार्लियामेंट सीट्स पे होना चाहिए, फेस पे नहीं। अगर होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बेनिफिट होगा। तो अभी ये जो INDIA है और जो यूनिटी ऑफ अपोजिशन पार्टीज है, इसमें क्लियरली क्रैक दिख रहा है। मतलब वहां पे ममता बनर्जी के जो कैडर है उनको पीएम के जैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी को यूपी के कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ के चंद्रशेखर राव भी, आप अंडर एस्टिमेट मत करिए के चंद्रशेखर राव को भी। के चंद्रशेखर राव की कैपेबिलिटी को, उनके फोरसाइट को आप हरगिज अंडर एस्टिमेट मत करिए, उनकी सगैसिटी को, पॉलिटिकल सगैसिटी को। मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि यहां पर तेलंगाना में जहां पर किसानों की खुदकुशी बहुत आम बात होती थी, जहां पर इरिगेशन के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए और बिजली के लिए एक बहुत बड़ा मसला, चैलेंजिंग मसला बन गया था, आज ये तीनों चीजें बहुत कम हो गई हैं। किसानों की खुदकुशी बहुत कम हुई है, मानता हूं बात जगह हो रही है मगर बहुत कम हुई है। आज आप बिजली मिल रही है किसानों को, फ्री में बिजली मिल, 50,000 करोड़ के करीब तो सब्सिडी सरकार देती है। तो देश को इस तरह की भी एक विजन की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ आप लोग देख रहे हैं कि भाई एक बीजेपी का विजन जो हम देख चुके 9 साल में, अब ये सो कॉल्ड INDIA का इनका एक प्रोग्राम सामने आ रहा है। तो फिर मेरा मानना यह है कि इस देश को एक तीसरे विकल्प की भी जरूरत है। सर, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, BRS ने लिस्ट जारी किया है और उसमें आपके भी जो सीट्स है वहां पर भी कैंडिडेट खड़े किए हैं। आप मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, देखिए जो काम हुआ है उसकी अगर उसको आप नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। जो काम हुआ है मैं तो कह रहा हूं, जहां पर हमको अपोज कर रहे हैं अपोज करेंगे हम। अब जैसा कि आप बताइए
कि मैं पिछले 28-29 साल से पॉलिटिक्स में हूं, अल्लाह के करम से, अवाम की दुआ और उनकी सब ताईद की वजह से। मुझे एक मिसाल बता दीजिए जहां पर किसी सरकार ने एक मस्जिद को तोड़ा और दोबारा सरकार ने उसको बनाया। मेरे को बताइए कहां पर हुआ है, कौन से जगह पर, बताइए मेरे को कहां पर हुआ है। तो ये काम हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे अरे भाई इलेक्शन के मुकाबला होगा जब, तो सर आप इस बार ज्यादा सीट्स पे लड़ने का, अरे मुकाबला करेंगे, नहीं मुकाबला होगा। हम अपने जहां पे हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे मुकाबला करेंगे, उनको एमएलए बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल सही है। नहीं, देखिए चीफ मिनिस्टर ने हमारे बारे में जो बात कही है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम जो है उनके अच्छे काम जो किए हैं और बहुत से अच्छे काम वो किए हैं, मैं मुकम्मल, मेरे को मालूम तुम क्या पूछने वाले हैं, मैं जवाब नहीं कहीं नहीं आ रहा हूं, तुम इतना बेचैन मत हो जाओ। तुम कांग्रेस पार्टी का सवाल करना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा, ठहरो अभी सुनो। तो ये काम हुआ है, तो उसमें बुरी बात क्या है, उसको बोलना चाहिए ना भाई। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, यही कांग्रेस पार्टी ने देश को कहा था कि हम वहां मस्जिद बनाएंगे, आपने बनाया वहां पर। आपके क्या CWC में आपने ये कहा था, ये बात भूल गया आज आप बताइए कहां पर हुआ है। तो ये सब बातें हुई है ना, इसका कोई इनका अच्छा फिर प्रोपेगेंडा करते शमशाबाद की मस्जिद में। आपको बोल रहा हूं मैं, जाके वहां पर देख कर आया, आप लोग वो भी जाके नहीं देखते, आप चला दिए आप लोग अपने अपने उसमें चैनलों में, इसमें नहीं दूसरी जगह पे चला दिया, अनऑफिशियल चला दिए। शमशाबाद की मस्जिद बनी हुई है, वो भी आप लोग नहीं देखते। तो ये हुआ इनका जो काम है। अच्छा, शादी मुबारक की स्कीम है, आज आप कितने 80,000 मुसलमान बच्चे बच्चियां जो है रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में पढ़ रहे हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के रेजिडेंशियल स्कूल के 3 बच्चे नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एडमिशन मिला, जिसमें से एक बच्चा तरकारी बेचने वाले का बच्चा है। अब उसको हम तीनों बच्चों को कल बुला रहा हूं दारुसलाम में, बुला के हमारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट से उनको हम इंशाल्लाह ताला उनको हम इनकरेज करने के लिए उनको जो भी हम करना है कल करेंगे। मगर ये चीजें हो रही है ना, इसका इलेक्शन से क्यों जोड़ते आप? इलेक्शन में तो भाई मुकाबला सबको करना पड़ेगा। अब मैं क्या पिक एंड चूज करूंगा, नहीं इससे मुकाबला करूंगा, इससे नहीं करूंगा, वो भी नहीं करेंगे, तो मुकाबला हो। बाबरी मस्जिद वाले मामले पर आपने कहा था कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई वहीं पर बननी चाहिए, कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी गई। देखिए सुनो, मैं देखिए सुनो एक बात सुनो। वहां पर आज के फंक्शन में कितने मुफ्तियां थे, आप आए मस्जिद को, आज आप नहीं आए ना, आप मस्जिद नमाज नहीं पढ़े आप? अरे आप मुसलमान है, वहीं मस्जिद न पढ़ना था आप। वहां पे एक नहीं 4 मुफ्तियों को देखा मैं। जब मुफ्तियां आके नमाज पढ़े तो आपका सवाल बेफाइज है, समझे ना। जब मुफ्तिया इकराम आकर वहां पर नमाज पढ़ रहे, और एक मुफ्ती जो है जो इस दीन की खिदमत करने में पिछले 60 साल से कर रहे, वो खुतबा भी दिए, अब हम नमाज भी पढ़े, तो ये सवाल ही बेफाइज है आपका। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्त, तुम ज्यादा कांग्रेस के बातों में मत जाओ, तुम ज्यादा बह जा रहे, तुम जरा ऑब्जेक्टिव रह के सब सुनो सबका, मगर करो अपना। तो वो तुम थोड़ा झुक जा रहे। आप मस्जिद की बात बोल रहे, सबसे पहले तो हमने ही आपको कंफर्मेशन दिया था वो मस्जिद बन के होगी, तो सर आप मस्जिद नहीं आपका शुक्रिया, आपका कंफर्मेशन सही साबित हुआ। नहीं आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको मुबारकबाद भी, दूसरी मुबारकबाद बाद में देता हूं, मगर आपको मुबारकबाद। सर अभी माइनॉरिटी अफेयर्स की बात कर रहे थे आप, 24 स्कूल थे सरकार बनने से पहले, उसमें सिर्फ 11 स्कूल अभी काम कर रहे हैं। कौन से? अभी तेलंगाना में कौन से स्कूल? माइनॉरिटी स्कूल। क्या स्कूल? कौन से स्कूल? सर माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स। नहीं देखिए मैं आपको बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल जो टेमरिस के तहत स्कूल चल रहे, जो 2014 के बाद बनाए गए, उसमें 60,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो स्कूल्स की बात कर रहे, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स की आप बात कर रहे, जिनको मर्जिंग या के नाम पर जो खत्म किया जा रहा है, वो बात सही है, मगर उसको भी हम रुकाए हैं।
मैं अगर आप मेरे को पहले बोलते तो मेरे पास लिस्ट है पूरी। मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स काम कर रहे, और आप लोग देख चुके हैं कि हर साल हमारी पार्टी की तरफ से, जैसा इस साल हमने 16,000 के करीब हमने बैग्स दिए गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में। हम उनको 10th की एग्जाम फीस देते, फिर उनको ऑल इन वन गाइड देते। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आप कौन सी स्कूल की बात करें मेरे को नहीं मालूम। सर, धर्मपुरी अरविंद ने परसों एक बयान दिया सर, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप नोटा को वोट डालोगे तो आएगा बीजेपी, कांग्रेस को डालोगे, बीआरएस को डालोगे तो आएगा बीजेपी, खिलेगा कमल। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? ईवीएम को लेकर बीआरएस ने ईसीआई इलेक्शन कमीशन, मेरे को नहीं मालूम, हो सकता हूं साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है उन्होंने, तो फिर उन्हें बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उन्हें नहीं मालूम मेरे को, आई डोंट नो क्या बोल सकते। क्या अवार्ड आया वो, क्या अवार्ड है वो बोलो। हाँ, क्या अवार्ड क्या है, उसका नाम क्या है अवार्ड का वो? हाँ, वो पिक्चर से नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा, जिस पिक्चर को देखने के बाद थिएटर में खड़े होके लाखों गालियां मुसलमान को दे रहे, नफरत की बातें कर रहे, पूरा हेट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे। आपने कश्मीरियों को गाली दे दी, आपने क्या क्या कर दिया आपने। वो तो पिक्चर एक फिक्शन पे बनाई गई थी। तो ये तो प्रधानमंत्री खुद पिक्चरों को प्रमोट कर रहे हैं आजकल। हाँ, प्रधानमंत्री प्रमोट किए ना वो पिक्चर को प्रमोट किए, केरला की पिक्चर को प्रमोट किए। हाँ, मान लिए ना बाप, प्रमोट कर रहे। प्रधानमंत्री का काम है पिक्चरों को प्रमोट करना। देख, अपने आप को प्रमोट कर रहे, 9 साल से समझ सकते हो उस बात को, मगर यह पिक्चर को ही प्रमोट करे। तो जो पिक्चर से नफरत फैल रही है, जो पिक्चर से एक समुदाय में गलत बात जा रही है, उसको आप नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड दे, और वो भी एक ऐसी नरगिस दत्त जिसकी जिंदगी इस देश की डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म के लिए वो खड़ी रही। अब उसके नाम से अगर दे रहे हैं तो फिर अब क्या बोल सकते हैं? हम तो सिर्फ अब कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ यही बोल सकते हैं कि अब क्या बाकी रहा, कुछ बाकी नहीं रहा अब तो। सर, आप थर्ड मतलब अल्टरनेटिव चाहिए बोल रहे हैं आप। इंडिया जो INDI है वो तो अल्टरनेटिव ही है ना सर, मतलब पूरे यूनिटी ऑफ अपोजिशन। नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। इस देश में हमेशा एक 50 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही, और करीब अब 18-19 साल, क्या 18 साल हो जाएंगे 20 बीजेपी के। इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। तो मतलब INDI जो है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए? देखिए, जब कांग्रेस की ही सरकार थी तो UAPA को मजबूत किया गया, और कांग्रेस की ही सरकार में क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की सरकार में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं मैं। और फिर यही भी कांग्रेस ने जुलाई 2019 में UAPA कानून में बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट किया, और उसकी वजह से आज कई भारत की जेलों में लोग तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं जेलों में। 3-3, 4-4 साल से बेल नहीं हो रही उन लोगों की, बेल नहीं हो रही उन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उस UAPA के कानून को। तो आपका अल्टरनेट एजेंडा क्या है फिर? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई, उस पर एक्शन लो। एक्शन लेने का मतलब क्या था कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता पर केस बुक होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए था। तो बीजेपी ने क्या किया? बैकडेट में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक लॉ बना दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी जेल में जाते थे। तो क्या आप INDI के साथ जाएंगे या फिर आप अभी भी अकेले ही? नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक एलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए, उस अलायंस में बहन मायावती BSP की नहीं है, KCR चंद्रशेखर राव नहीं है, उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है,
बहुत से पार्टियां नहीं है। लेकिन केसीआर पर यह भी आरोप है सर कि कई बिल्स को केसीआर ने सपोर्ट किया था। कौन से बिल को सपोर्ट किया था? सीए है। नहीं, गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं यही बोल आप देखिए, सुनिए, देखिए, आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो है ना, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जो है आप होमवर्क नहीं कर रहे अपना। CAA के खिलाफ केसीआर ने अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन को पास किया कि हम CAA का क्या उसका सेंसस होने नहीं देंगे और हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे क्या हुआ? अब आप देखो, मैं यही तो बोल रहा हूं आपको, बार बार आपको मेरे दोस्त, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, आप जरा देखा करो, देख के आप सवाल करो। और किससे सवाल कर रहे हैं आपको मालूम ना? आपको मैं कोई कान में फूल लगा के नहीं बैठता हूं आप लोगों के सामने। हो गया ना? बस और कुछ? सर एक आखिरी सवाल। हाँ। हाईकोर्ट ने, देखिए ये केसेस बार बार हो रहे हैं। पहला तो कोत्तागुड़म MLA वनमा वेंकटेश्वर क्या केस हुआ? हाईकोर्ट ने और उनको स्टे मिल गया ना? हाँ सर, स्टे मिल गया ना? वरना सुन लीजिए सर। मेरे साथ MLA थे उन्होंने 99 में। हाँ सर, हाँ। वो सीनियर है। और श्रीनिवास गौड़ के ऊपर बाद में केस हुआ था MP MLA कोर्ट के रूलिंग ऑर्डर पे। और कल हाईकोर्ट ने तीसरे MLA, मतलब जो कि BRS के MLA है, कहाँ के? गढ़वाल के BRS, हाँ, उन्होंने अपील करते उनको। भाई कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट ही बोल रहा ना, अपील कर सकते हैं आप, उनका अपील करेंगे। कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, मगर कोर्ट अपील करेंगे, हो सकता है कोर्ट अपील करेंगे। अपील कर तो क्या होता नहीं मालूम। सर सिर्फ BRS MLAs पे ही क्यों हो रहा है सर? हाँ, मतलब ऐसा अरे देखा आप जो है मेरे को आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लाना चाह रहे क्या? ये मेरा कोर्ट का है, कोर्ट फैसला लेता है, फिर कोर्ट स्टे भी दिया ना उनके खम्मम के MLA के बारे में। उनके हाँ, राजा सिंह का बयान आया, घोषा में से बीजेपी की टिकट लेकर लड़ेंगे। और सिर्फ आपके इशारे पे ही BRS वहाँ पर टिकट देके आपके वक्त रखी है। नहीं, अब हर चीज मेरे इशारे पे है ना, दूसरे इशारे पे हो रहा ही नहीं। मेरे इशारे पे जुनैद नसीर का वो हो जाता, जला दिया जाता। मेरे इशारे पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या मेरे इशारे पे बोले? नाउजुबिल्लाह। हाँ, अब मेरे इशारे पे नुपुर शर्मा बोली क्या? हाँ, मेरे इशारे पे आप लिख जाकर नू में 450 बिल्डिंग्स को तोड़ दिए, मेरे इशारे पे। किसके इशारे पे हो रहा आप लोग देख रहे नहीं? आपके इशारे पे जो है चल रही है, इसीलिए। हाँ, मेरे देखिए, आप लोग सुनिए, आप लोग नहीं जानते, हम लोग तेलंगाना के खिलाफ थे, ये एक फैक्ट है। हम लोग प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिख कर दिए थे, तब भी केसीआर कामयाब हुए ना। तो क्या मेरी बात सुने, उनकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है, मगर उन्होंने जो अच्छा काम किए उसको आपको बोलना चाहिए। और नहीं सुनिए, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा तेलंगाना की अवाम उनको आशीर्वाद देगी, दोबारा तेलंगाना की अवाम उनको और ताकत देगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मंजलिस पार्टी को भी उसकी ताकत में इजाफा होगा। कब लिस्ट हाँ, मस्जिद पार्टी की लिस्ट कब तक? अरे आप इतना बेचैन क्यों हो रहे? अभी तो आप सारी पार्टियां एक एक करके। हाँ, अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है अभी। हाँ, अरे आप इंतजार करिए ना, क्यों आप इतना? हाँ, नहीं, अकबर जी ने यह भी कह दिया कि मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का जो फैसला होगा। अकबर जी की आधी बात को क्यों खा लेते आप लोगों को? बड़ी मोहब्बत है उनकी बातों से आपको। नहीं, अकबर जी ने पूरी बात की थी, वो पूरी बात नहीं बोल रहे आप। मेरे को मालूम लंच का टाइम है, मगर इतना नहीं, आधा नहीं बोलना चाहिए आपको। और कुछ? थैंक यू, शुक्रिया।